हेलो एवरीवन, स्टडी एंथम में आप लोगों का फिर से स्वागत है। ई दृष्टि की जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है उसमें ये क्लास 12 होने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने 11 क्लासेस ऑलरेडी कर ली है, तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप ई दृष्टि की जो करंट अफेयर की सीरीज़ प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक कवर की है। उसमें हम लोगों ने नेशनल, इंटरनेशनल, इसके अलावा हम लोगों ने इसमें इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक, ये सारी न्यूज़ हमने उसमें कवर की है। कॉम्प्रिहेंसिवली हमने उसमें सारी चीज़ें समझाई हैं और इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए ये क्लास 12 होने वाला है। और इसमें जो हम लोग लास्ट क्लास में साइंस एंड टेक की क्लास किए थे, उसी को थोड़ा सा इसमें और बचा हुआ है, उसी को हम लोग इसमें फिनिश अप करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो इसमें पहली न्यूज़ है वो है एरावत की। तो एरावत क्या है, पहली बात आपको जानना है। एरावत इज़ अ सुपर कंप्यूटर जो कि इंडिया का है। ठीक है, पहली बात आपको याद रखनी है कि एरावत जो है ये इंडिया का है और इसकी एक ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट आई थी, तो उसमें इसकी रैंक है 110। ठीक है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं इसमें बताने वाला हूँ और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊँगा। और इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें जो टॉप 5 सुपर कंप्यूटर्स हैं उसमें जो रैंक 1 आई है वो है फ्रंटियर नाम का जो सुपर कंप्यूटर है जो कि यूएसए का है। इसके बाद है ऑरोरा, ये भी यूएसए का है। इसके बाद है ईगल, ये भी यूएसए का है। तो टॉप 3 जो है आपको नाम याद रखने हैं, फ्रंटियर, ऑरोरा और ईगल। इसके बाद 4th नंबर पे है फुगाकू जो जापान का है। और हमारा जो एरावत है ये इसकी रैंक है 110। ठीक है, और ये इंस्टॉल कहाँ पे है, सीडैक पुणे में। ठीक है, सीडैक जो कि पुणे में है वहाँ पे ये इंस्टॉल है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट जो इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे ये रिलीज़ हुआ है। और ये इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग जो कॉन्फ्रेंस हुआ है ISC 2024, ये हेल्ड था जर्मनी में। ठीक है, तो आप ये एक बार इसको याद रखिएगा, ये जर्मनी में ये हुआ था। और इसके अलावा इसमें एरावत के अलावा परम सिद्धि जो हमारा कंप्यूटर है उसकी भी रैंक इसमें थी 185। तो ये 2 रैंक आपको याद रखना है और टॉप 5 जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो आपको याद रखना है। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट वंदे मेट्रो। तो वंदे भारत ट्रेन तो हम लोगों ने समझा था, लेकिन सुना होगा, लेकिन फर्स्ट वंदे मेट्रो क्या है एक बार जान लेते हैं। तो ये एक नमो भारत रैपिड रेल सर्विस इसका नाम रखा गया है। तो ये एक रैपिड रेल सर्विस है और ये स्टार्ट हुआ है भुज से लेकर के अहमदाबाद तक। ठीक है, तो आपको ये प्लेसेस याद रखने हैं कि कहाँ से कहाँ तक की इसकी कनेक्टिविटी है। और इसमें स्पीड और ये सब चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि वंदे मेट्रो स्टार्ट हुई है भुज से लेकर के अहमदाबाद तक। ओके, देन अग्नि 4 जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। तो ये मिसाइल्स का लॉन्च होता रहता है, ये कोई एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस आपको याद रखना है कि अग्नि 4 जो है ये एक न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं ये लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, लॉन्ग रेंज मतलब उसमें आपको 3500 से 3000 से 3500 किलोमीटर तक की इसमें आपको रेंज आराम से मिल जाती है, जिसको हम लोग आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो इसी का सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। बस आपको इतना ही चीज़ में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं नासा का एक परसीवरेंस रोवर है। देखिए नासा जो है अपने स्पेस मिशंस काफ़ी सारे करते रहते हैं, तो उनके आपको जो भी स्पेस मिशन है वो किस प्लैनेट क्लिक कर रहे हैं या किस उसका क्या पर्पज़ है, बस आपको वो एक बार समझना है। और इस तरह से ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी या जापान का जो स्पेस एजेंसी हैं, तो इनके जो मिशन होते हैं, इन मिशंस को आपको नाम याद रखने हैं और ये किस पर्पज़ के लिए किए गए हैं, बस आपको इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एग्ज़ाम से। तो ये जो परसीवरेंस रोवर भेजा गया था, ये भेजा गया था मार्स के लिए और इसका ऑब्जेक्टिव था टू सीक साइंस ऑफ एंशिएंट लाइफ एंड कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ रॉक। ठीक है, तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। परसीवरेंस जो रोवर है ये मार्स के लिए भेजा था नासा ने। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सुपर ब्लू मून के बारे में। एक बार समझ लेते हैं कि सुपर ब्लू मून क्या होता है। देखिए जब आप सुपर और ब्लू मून, ठीक है, तो आपको इसमें याद रखना है कि इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है फुल मून, एक होता है सुपर मून और एक होता है ब्लू मून। ये जब सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं तब इसी को बोला जाता है सुपर ब्लू
मून। ठीक है, तो बस यही एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट था जो अभी अकर हुआ था, तो ये न्यूज़ में था, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद सी डॉट और आईआईटी रुड़की और मंडी, आईआईटी मंडी, ठीक है, तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। और ये एग्रीमेंट किस चीज़ के ऊपर है, बस आप ये समझते हैं, ये एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट इन जुलाई 2024। तो ये 6G के सर्विसेज को प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब उनको टेस्टिंग करने के लिए ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। और ये जो पूरा जो एग्रीमेंट है ये किसके अंडर में हुआ है, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के अंदर, जो कि एक ये जो स्कीम है TTDF, ये स्कीम आता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के अंदर। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें इसको याद रखना है कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, उसके अंदर में अंडर में टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये स्कीम स्टार्ट हुआ है और इसी के अंडर में सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट का टेस्टिंग हुआ है। और ये जो टेस्टिंग हुआ है ये किसके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, सी डॉट और आईआईटी मंडी और आईआईटी रुड़की में। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट मिस एआई कॉन्टेस्ट। ठीक है, एआई का मतलब आपको पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आजकल अगर आप नेट पे देखते होंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक पर्सन को क्रिएट किया जाता है जो कि इन्फ्लुएंसर की तरह काम करता है। तो ये जो केंजा लैली है, ठीक है, केंजा लैली नाम इनका रखा गया है और ये एक एआई मोरक्कन इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, तो आपको ये जगह भी याद रखनी पड़ेगी कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये मोरक्कन इन्फ्लुएंसर बनाया गया है और इसको वर्ल्ड्स फर्स्ट मिस एआई का इसका क्राउन किया गया है, इनको ये दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, नाम याद रखिएगा, केंजा लेली। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग केरला यूनिवर्सिटी डेवलप्स इनोवेटिव साइनाइड सेंसर। ठीक है, तो बस आप इतनी चीज़ें याद रखिए कि ये जो साइनाइड सेंसर है ये किसने बनाया है, केरला यूनिवर्सिटी। इससे ज़्यादा इसमें एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, भारत स्मॉल रिएक्टर। ठीक है, तो जैसे कि आपने यूनियन बजट में स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये अनाउंस किया था, ये प्लान कि हम लोग अब एक भारत स्मॉल रिएक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, अरे इट इज़ अ टाइप ऑफ स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर टेलर टू मीट इंडियाज़ एनर्जी रिक्वायरमेंट। ये एक छोटे रिएक्टर हैं जो कि बनाने हैं। और अभी जो अगर आप प्रेजेंट स्टेटस देखेंगे तो इंडिया के पास 500 मेगावाट का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अभी बन गया है। और ये कहाँ पे है, कलकनाथ इंडिया। ठीक है, और ये अभी इसका प्रेजेंट स्टेटस है। और हमें फ्यूचर में क्या बनाने हैं, स्मॉल रिएक्टर्स बनाने हैं, छोटे रिएक्टर्स बनाने हैं जो कि एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकें। ठीक है, तो भारत स्मॉल रिएक्टर्स आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं ESA टू डेवलप ज़ीरो डेब्री सैटेलाइट। तो जैसा आपको मालूम होगा कि जब हम लोग अर्थ से सैटेलाइट्स भेजते हैं तो वो इस आउटर स्पेस में ही कहीं जा कर के उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, मतलब वो यहीं पे कहीं उसको छोड़ दिया जाता है, उसको किसी तरह से, मतलब पूरी तरह से उसको ख़त्म नहीं कर पाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं ये आपस में एक कूड़े की तरह वहाँ पूरे अपने आउटर स्पेस में फैल गए हैं। तो इसी को ख़त्म करने के लिए अब सारी कंट्रीज़ इस पर कुछ काम कर रही हैं। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी एक ऐसा सैटेलाइट अब बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ज़ीरो डेब्री हो, मतलब इसमें कोई भी वेस्ट नहीं बचेगा और स्पेस में भी कोई इस टाइप की डेब्री नहीं फैलेगी। तो इसी को डेब्री बोला जाता है, इसको आप याद रखिएगा। और ये ESA के द्वारा ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और इंडिया का भी एम है कि वो भी एक डेब्री फ्री स्पेस मिशन स्टार्ट करे। और ये जो डेब्री फ्री स्पेस मिशन है ये कब तक इंडिया का प्लान है, बाई 2030। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। देन नेक्स्ट है 3D हाइड्रोजेल जो कि TB रिसर्च को स्टडी करेगा। तो इसमें क्या चीज़ है, इसमें हम बता देते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसने अभी अनाउंस किया है कि उन्होंने एक 3D हाइड्रोजेल कल्चर सिस्टम बनाया है जो कि एक ह्यूमन लंग को मिमिक करता है, मतलब ह्यूमन लंग की तरह दिखाई देता है। उसमें सारी चीज़ें ह्यूमन लंग्स की तरह होती हैं। और इसी में, इस हाइड्रोजेल कल्चर सिस्टम में ही वो TB रिसर्च कर पाएंगे। ठीक है, तो TB जो बीमारी होती है वो लंग से रिलेटेड होती है। तो उस लंग्स से रिलेटेड जो, मतलब ये जो बीमारी है, इसी को और अच्छे से समझने के लिए एक
एक हाइड्रोजेल कल्चर सिस्टम का बनाया गया है और ये किसने बनाया है? आईआईएससी बैंगलोर ने, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चांगे 5 मिशन। तो चांगे 5 जो मिशन है ये पहली बात आपको याद रखना है चाइना का है और ये एक मून मिशन है, ठीक है। ये एक मून मिशन है, वहाँ पे चाइना ने मून पे इसको लैंड कराया था, ठीक है। तो बस आपको इतनी इन्फॉर्मेशन इसके लिए इम्पोर्टेंट है, बस इतना ही आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चाइना फ्रांस सैटेलाइट, ठीक है। तो चाइना और फ्रांस मिल करके आपस में एक सैटेलाइट बना रहे हैं जिसका नाम है SVOM, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है जिसका नाम है फुल फॉर्म है स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर। ये चाइना और फ्रांस, अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसा कुछ दिखता है तो आपको 2 कंट्रीज़ ये याद रखने हैं, चाइना और फ्रांस, ठीक है। और इसका काम क्या है? गामा रे बर्स्ट जो स्पेस में होते हैं इसको स्टडी करना है, गामा रे बर्स्ट, ठीक है। तो बस इतनी ही चीज़ें आप इसमें याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं इंडियाज़ फर्स्ट जेन AI लैब इन स्टॉक ब्रोकिंग, ठीक है। तो आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट यानी कैपिटल मार्केट्स में कुछ स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं जो कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करवाते हैं फॉर रिटेल पर्सनस। तो इसी में इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लिंक एक्स, ठीक है। तो इसने अभी ये लॉन्च किया है ब्लिंक एक्स जेन AI लैब, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए और इसका लोकेशन कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में, ओके। सो बस इतनी चीज़ें इसमें याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम हो गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं NHAI जो है इसने अभी साइन किया है IIIT दिल्ली के साथ टू इन्हांस रोड सेफ्टी बाय AI। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा ताकि रोड सेफ्टी को और अच्छा किया जाए। और ये किन दो लोगों ने साइन किया है? NHAI और IIIT दिल्ली ने, ठीक है। IIT दिल्ली नहीं है, ये IIIT दिल्ली है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बस आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका इंडियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है 2 नए प्लांट स्पीसीज़ का। तो इसमें आप बस इसके 2 प्लांट स्पीसीज़ के नाम याद रख लीजिए, मतलब सुन लीजिए, डेंड्रोथोलॉन्गेंसिस, ठीक है। तो ये बस एक बार नाम आप देख लीजिए। और ये कहाँ पे इनको मिला है? मिडिल अंडमान्स में मिला है, ठीक है, मिडिल अंडमान्स में मिला है। इसके अलावा अगर आप दूसरा जो है ये है पेट्रोस्कोमिया अरुणाचलीस, ठीक है। तो आपको नाम समझ में आ जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में ये नया प्लांट स्पीसीज़ मिला है, ठीक है। बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। इन थर्ड इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च। तो पहली बात आपको याद रखना है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन होती क्या है। तो जो आपने सुना होगा कि जो ट्राइबल लोग होते हैं या फिर आपके गांव में कुछ लोग होते हैं जो कि कुछ जड़ी बूटियों का यूज़ करते हैं, किसी प्लांट्स का, हर्ब्स का यूज़ करते हैं किसी बीमारी को दूर करने में, ठीक है, या फिर उसको किसी खाने में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसको इसी को बोला जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। तो इसका कोई एक प्रॉपर रिपोजिटरी नहीं है, इसकी कोई एक जानकारी नहीं है, कहीं कुछ लिखा नहीं है। तो इसी को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा है और अभी भी यूज़ होता है, तो इसको एक प्रिजर्व करने के लिए, इस नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए WHO ने कुछ कदम उठाया था और इसीलिए इसमें WHO एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और इसने अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, ठीक है, इसको अभी पार्टनर किया है, कोलैबोरेटिंग सेंटर इसमें बनाया है। और ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज है ये कहाँ पे स्थित है? ये है हैदराबाद में स्थित है। तो इतनी ही इम्पोर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन है, बस ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है FSSAI, इसने अभी वार्न किया है फ्रूट राइपनिंग के अगेंस्ट में। तो जैसे आपको मालूम होगा कि कुछ फूड्स को आर्टिफिशियली राइप किया जाता है, मतलब उसको पकने दिया जाता है और उसमें किसका यूज़ होता है? कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ किया जाता है। ये आपको बस इतना इसमें आइडिया होना चाहिए। तो FSSAI ने अभी इसको कहा है कि ये जो प्रोहिबिट कर दिया है कि अब ये सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा साइंस बेस्ड है, तो आपको याद रखना है कि कौन सा ऐसा चीज़ जो यूज़ होता है, ये है कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। तो ये आप इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बाइड कॉमनली यूज्ड फॉर राइपनिंग फ्रूट्स, जैसे कि मैंगो हो गया। ये क्या करता है? ये जो कैल्शियम कार्बाइड होता है ये एक एसिटिलीन गैस निकालता है और इस एसिटिलीन गैस में कुछ हार्मफुल चीज़ें होती हैं जैसे कि आर्सेनिक और फॉस्फोरस, ठीक है। इसको मसाला बोला जाता है, मसाला,
ठीक है। तो ये आर्सेनिक और फॉस्फोरस ये हानिकारक होते हैं, तो इसीलिए कैल्शियम कार्बाइड को अभी बैन कर दिया है, प्रोहिबिट कर दिया है यूज़ करने से, ठीक है, एफएसएसएआई ने। तो एफएसएसएआई जो होती है ये एक बॉडी है जो कि रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स बनाती है, फूड रिलेटेड स्टैंडर्ड्स बनाती है। तो ये आपको इतना चीज़ें इसमें आइडिया होना चाहिए। देन नेक्स्ट है आपका रशियन कॉस्मोनॉट एक है, जिन्होंने अभी स्पेस में 1000 डेज़ अभी स्पेस में बिताए हैं। तो ये आपको नाम मालूम होना चाहिए कि एलेग कोनेनको, ठीक है। तो ये आप नाम याद रखिएगा, इनकी एज है 59। ये अभी वहाँ पे हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हैं और इन्होंने अभी 1000 दिन स्पेस में बिताए हैं। तो ये नाम आता है, एग्ज़ाम में आ भी चुका है कि कौन से हैं, तो आपको इसका कंट्री पता होना चाहिए कि ये रशियन कॉस्मोनॉट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग, जो कि इंडिया में भी स्टार्ट हुई है। तो बहुत सारी ऐसी सेमीकंडक्टर चिप्स के प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं इंडिया में। तो इसमें आपको याद रखना है कि 2-3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स की अभी घोषणा की गई है और ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही इसका फाउंडेशन स्टोन अभी रखा है। तो जो भी आपको प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट होती है या फिर कोई भी इनॉग्रल सेरेमनी होती है, तो वो चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी है, पढ़नी है, क्योंकि वो उसके आने की संभावना बन जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो 3 सेमीकंडक्टर हैं, इसमें एक आसाम में है, 1 इन आसाम, और 2 जो होंगे ये होंगे गुजरात में, ठीक है। कहाँ पे? ढोलेरा और समानद नाम की जगह है गुजरात में, यहाँ पे 2 प्लांट्स ऐसे खुलेंगे, ठीक है। तो ये बस आप नाम याद रखिएगा कौन कौन सी जगह पे ये खुलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबल हाइड्रोजेल टू रिमूव माइक्रो प्लास्टिक फ्रॉम वाटर। तो जैसा आपको पता होगा वाटर पोल्यूशन में एक चीज़ आती है जो माइक्रो प्लास्टिक्स। तो माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होते हैं? जो प्लास्टिक के बहुत ही छोटे कण, ठीक है, बहुत ही छोटे कण, यानी माइक्रो प्लास्टिक से जब आप कहेंगे तो इसमें जो प्लास्टिक के जो कण होंगे वो लेस देन 5 मिलीमीटर्स होंगे, ठीक है, लेस देन 5 मिलीमीटर्स। तो ये आपको अपनी आँखों से दिखाई भी नहीं देंगे, ठीक है। तो इसको अगर ये बॉडी में आपके जाएंगे तो ये आपको कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पैदा हो सकता है, होता है। तो इसकी वजह से आपको इसको अभी हटाना है। तो इसकी वजह से एक अनाउंस हुआ है कि उन्होंने बनाया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने इसको बनाया एक सस्टेनेबल हाइड्रोजेल, जो कि ये जो माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन वाटर में है इसको हटा देगा, ठीक है। तो आपको बस इतनी चीज़ें इसमें याद रखना है माइक्रो प्लास्टिक को हटाने के लिए, ठीक है, सस्टेनेबल हाइड्रोजेल, ठीक है। नेक्स्ट आता है सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम। तो अभी एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी न्यूज़ में है बिकॉज इज़राइल की जो वॉर हो रही है अगेंस्ट हमास और हिजबुल्ला, ठीक है। तो हिजबुल्ला और इन दोनों के बीच में जो इज़राइल के बीच में जो इन लोगों की वॉर हो रही है, तो काफ़ी रॉकेट्स जो हैं वो इज़राइल की तरफ फेंके जा रहे हैं और इज़राइल भी काफ़ी हमले कर रहे हैं। तो जो इज़राइल के पास जो एक डिफेंस सिस्टम है उससे वो आने वाले रॉकेट्स को वो हवा में ही उसको ख़त्म कर देते हैं। तो यही है एक एयर डिफेंस सिस्टम और इसका नाम है सी डोम, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि ये आ सकता है कि कौन सा मतलब इज़राइल के पास कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है। तो ये बहुत पहले से न्यूज़ में है कि इंडिया में एक अंडर वाटर मेट्रो खुलने वाली। तो आपको बस इसमें याद रखना है कि ये कोलकाता में खुलेगा, बनेगा और ये हुगली रिवर के अंडर नीचे ये बनने वाला है, ठीक है। तो बस ये 2 इन्फॉर्मेशन आप इसमें याद रखिएगा, इंडिया की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो है कहाँ पे है। देन नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्लाउड, ठीक है। तो आप नाम पहले सुन लीजिए, क्लाउड, ठीक है। क्लाउड क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक उसका एक मॉडल है, ठीक है। तो अब उसका आपको यही चीज़ याद रखना है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है, बाकी की इन्फॉर्मेशन इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बस आप ये याद रखिएगा क्लाउड, ठीक है, क्या है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल ऑन PSLV C58, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। तो इसमें आप बस इतनी याद रखिए कि PSLV C58 में इस पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का इस्तेमाल हुआ है, बस इतनी चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नूर 3 सैटेलाइट के ऊपर। देखिए नूर 3 सैटेलाइट के बारे में
इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि ये एक ईरान का एक सैटेलाइट है, तो इससे डायरेक्टली बस यही क्वेश्चन बनता है कि ईरान का या फिर नूर 3 किस कंट्री का सैटेलाइट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ईरान का है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं समवेशा प्रोजेक्ट। समवेशा प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्या चीज़ है। देखिए आई स्टेम मतलब इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप, इन्होंने अभी लॉन्च किया है समवेशा प्रोजेक्ट, और ये कहाँ पे, आईआईसी बेंगलोर में इसको लॉन्च किया है। तो बस इतनी चीज़ आप याद रखिएगा, किसने इसको लॉन्च किया है, आई स्टेम ने। और ये जो आई स्टेम है ये एक इनिशिएटिव है किसके द्वारा, जो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने इसको आई स्टेम नाम का जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया है, और उसी के अंडर में आता है आपका समावेश प्रोजेक्ट। ठीक है, समवेशा नहीं, समावेश आप इसको कह सकते हैं, समावेश प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बस आप इसको याद रखना है कि साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंटरनेशनल मेगा साइंस प्रोजेक्ट SKA। ठीक है, तो SKA से आपको याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्वेटरी क्या है, ये एक रेडियो टेलीस्कोप है। ठीक है, आपको पहली चीज़ याद रखना है। दूसरी चीज़ याद रखना है कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है, और इसको अभी इंडिया ने ज्वाइन किया हुआ है। मतलब ये काफ़ी कंट्रीज साथ में काम कर रहे हैं ऐसे ऑब्जर्वेटरी बनाने के, जिसमें एक लार्ज बहुत ही बड़े रेडियो टेलीस्कोप बनाया जाएगा, और इसमें अभी इंडिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है। और इसमें आप देखेंगे कि SKAO प्रोजेक्ट, वही जो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी का जो प्रोजेक्ट है, ये 16 नेशन के द्वारा इसको किया जा रहा है। तो इसमें अब इसको इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो आपको ये 16 नेशन नहीं याद रखने हैं, बस आप याद रखिए कि इंडिया ने भी इसको ज्वाइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं लूना 25 मिशन एंड्स इन फेलियर। ठीक है, तो जो लूना 25 मिशन है ये फेल हो गया है, और ये लूना 25 मिशन है किसका, तो ये है रशिया का। और ये अभी मतलब इसके जो लॉन्चिंग हो रही थी, इट्स प्री लैंडिंग ऑर्बिट सफर्ड अ कैटास्ट्रॉफिक फेलियर एंड क्रैश इनटू मून सरफेस। ठीक है, तो ये जो लूना 25 जो मिशन था ये रशिया का था, और ये उसी के दौरान मतलब उस टाइम पीरियड के दौरान ही इसको किया जा रहा था जब इंडिया का चंद्रयान मिशन हो रहा था। ठीक है, तो इसी उसके पहले ही ये रशिया ने भी एक मून मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था लूना 25, और ये लैंडिंग से पहले ही वहाँ पे क्रैश कर गया था। तो बस इतनी न्यूज़ आपको पता होना चाहिए कि किस कंट्री से ये रिलेटेड है, और ये है रशिया से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें लूना 25 मिशन आपको इतना आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑप्टिकल नैनो पैटर्निंग प्रोसेस। ऑप्टिकल नैनो पैटर्निंग प्रोसेस, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा ये सब एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिंस हम लोग इसको एक एक करके पढ़ते ही जा रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, और जो इम्पोर्टेंट होगा बस वही एक बार समझेंगे। तो इसमें जो साइंटिस्ट हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIT गुवाहाटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी USA, इन्होंने एक नैनो पैटर्निंग मेथड एक बनाया है सिंपल टेबल टॉप IR लेज़र के थ्रू। ठीक है, तो देखें आप इसको पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी टफ है, जो कि एक नॉर्मल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम स्किप कर जाएंगे जो मुझे लगेगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं GPS स्पूफिंग। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्पूफिंग क्या होता है। तो रिसेंटली इसराइल ने रिपोर्टेडली यूज स्पूफिंग अगेंस्ट ईरान्स मिसाइल टारगेटिंग टीम्स बाय जैमिंग GPS सिस्टम नेविगेशन सिग्नल। ठीक है, तो जो GPS सिग्नल्स होते हैं उसको ही अगर आप जैम कर दें तो उससे क्या होगा कि अगर ईरान ने एक मिसाइल फेंकी है इसराइल के ऊपर, तो वो GPS के माध्यम से वो इसराइल पे आनी थी, लेकिन उसको अगर स्पूफिंग कर दिया तो जैम कर दिया, तो उसका क्या होगा कि वो एक फॉल्स GPS सिग्नल भेजना स्टार्ट कर देगा, जिससे जो टारगेट होगा वो मिस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है GPS स्पूफिंग। बस आपको ये एक टर्म है, ये पता होना चाहिए कि ये टर्म किससे चीज़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जॉन L. जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड। ठीक है, तो ये एक अवार्ड है, ये मुझे नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट अवार्ड है कि जो कि एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन ये इंडिया का जो चंद्रयान 3 मिशन है इसकी टीम को
ये अवार्ड मिला है जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखिएगा। और ये यूएसए में, ये यूएसए बेस्ड स्पेस फाउंडेशन इसको देती है। तो बस ये आपको याद रखिएगा, चंद्रयान-3 मिशन को ये मिला है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024। तो ये जो साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज एक हुई है, और इसमें मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि आप इसको मतलब याद कर सकें। जो है नाम में ही है कि एक साइबर सुरक्षा मतलब साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक डिफेंस एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये बस इतनी चीज़ आप इसमें याद रखिएगा, और इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, तो एक बार इसको ज़रूरी है देखना कि आखिर ये क्या फर्स्ट है, क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। तो ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इसको बनाया गया है, और इसको टीसीएस के थ्रू, टीसीएस और आईआईटी बॉम्बे ने इसको मिल के बनाया है। ये एक कटिंग एज सेंसिंग टूल है, जिससे आप क्या एम कर रहे हैं, टू अचीव अनप्रेसिडेंटेड प्रिसीजन इन एग्जामिनिंग सेमीकंडक्टर चिप्स। तो ये बेसिकली ये एक सेमीकंडक्टर चिप्स में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ होने वाला है, एक सेंसिंग टूल है ये, ठीक है। तो बस आपको इतनी चीज़ इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेशनल वर्कशॉप ऑन टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन साइबर फिजिकल सिस्टम। तो जो 4th नेशनल वर्कशॉप ये हुआ था, और इसको ऑर्गेनाइज़ कराया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने, और आईआईटी बॉम्बे में इसको हुआ है, ठीक है, ये हुआ है। तो बस इतनी ही चीज़ आप इसमें याद रखिए, बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं न्यू ओरल सिंप्लीफाइड वैक्सीन फॉर कॉलरा, ठीक है, जिसका नाम है यूविकॉल एस, ठीक है। तो ये नाम आपको ज़रूर याद रखना है कि ये नाम किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है कि ये भाई कॉलरा से रिलेटेड है। अगर ये कॉलरा मुझे कहीं एग्ज़ाम में दिखा तो मैं उसको कॉलरा मार्क कर दूँगा, ठीक है। और इसको जब ऐसी कोई वैक्सीन होती है तो ये WHO के द्वारा ही इसको मतलब किया जाता है, अप्रूव किया जाता है। तो और इसको बनाया किसने है, बाय साउथ कोरिया बेस्ड EU बायोलॉजिक्स कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो ये अब बस इतनी चीज़ें इसमें याद रखिएगा। ये ओरल वैक्सीन है, ठीक है, ओरल वैक्सीन है कॉलरा के लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भाषा नेट पोर्टल। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल एक्सचेंज इंटरनेट एक्सचेंज ने अनाउंस किया है कि भाषा नेट पोर्टल बनाएंगे एट द यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे। और इसका थीम क्या है इस इवेंट का, भाषा नेट इम्पटस टूवर्ड्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो बस इतनी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये एक इवेंट था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अनुवादनी। अनुवादनी क्या है, इन ए सिग्निफिकेंट मूव टुवर्ड्स प्रमोटिंग मल्टीलिंग्विज्म, ठीक है। तो अनुवादनी, वादनी से आप समझ सकते हैं कि हम लोग लिंग्विस्टिक चीज़ों के ऊपर कुछ बात कर रहे हैं, तो वादिनी, ठीक है। तो इसमें एजुकेशन में कुछ मल्टी लैंग्वेज तरीके से अगर हम एजुकेशन फैलाएं तो ये काफ़ी ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सकती है, अलग अलग लैंग्वेज से जो लोग रिलेट कर पाते हैं। तो इसमें अनुवादनी एक ऐप बनाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एजुकेशन के लिए ये है, एजुकेशन के पर्पज़ से है, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये प्लेटफॉर्म है। और इसको बनाया किसने है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको बनाया है। और इसमें इन्होंने ये डायरेक्ट किया है कि सारे स्कूल और हायर एजुकेशन रेगुलेटर्स हैं लाइक UGC, AICT, NCT, ठीक है, IGNOU, ठीक है, ये अपने स्टडी मटेरियल को अवेलेबल कराएंगे इंडियन लैंग्वेजेस में, जो कि अगले 3 साल में इनको ये काम करना है, ठीक है। तो जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जो कि आपको 8th शेड्यूल में जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, 8th शेड्यूल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो ये एक बार आप देखिएगा, तो इन सारी लैंग्वेजेस में स्टडी मटेरियल को बनाना है, इसी का नाम है अनुवादनी पोर्टल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्वाति पोर्टल, ठीक है। स्वाति पोर्टल एक बार याद रखिएगा क्या चीज़ है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ने अभी एक साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल ये बनाया है। तो ये वुमेंस के लिए है, वुमेंस जो कि साइंस में काम कर रही हैं, उनके लिए ये पोर्टल है। एम टू क्रिएट अ सिंगल ऑनलाइन पोर्टल
रिप्रेजेंटिंग इंडियन वुमेन एंड गर्ल्स इन स्टेम। स्टेम का मतलब होता है, जब भी आप स्टेम सुनिएगा तो याद रखिएगा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन, इससे रिलेटेड ये बात होती है। तो उसके लिए एक स्वाति नाम का ये पोर्टल बनाया गया है, SWATI, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट, तो CSIR और नेशनल स्पेस एरोस्पेस लेबोरेटरी ने एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं UAV, यानी ये क्या है, ये एक ड्रोन है, ठीक है। इसका इन्होंने अभी टेस्ट किया है। इसका नाम रखा गया है हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट, इसको आप शॉर्ट में कहेंगे हैप्स, ठीक है, HAPS। तो ये सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, UAV है। और इसमें इसको टेस्ट करने के बाद इंडिया ने कुछ सिलेक्टेड नेशंस को ज्वाइन कर लिया है, जब जिनके पास ऐसी सिमिलर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जिसमें आता है चाइना, साउथ कोरिया और UK। तो अब इंडिया के पास भी ये टेक्नोलॉजी है, जिसमें ये एक हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट इन्होंने टेस्ट किया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं व्योम मित्र, ठीक है। व्योम मित्र क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर स्पेस, इन्होंने एक वुमेन फॉर रोबोट एस्ट्रोनॉट जिसका नाम है व्योम मित्र, इसको भी फ्लाई कर मतलब भेजेंगे एज अ पार्ट ऑफ गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन जो होगा एक फर्स्ट एवर मैन्ड फ्लाइट, स्पेस फ्लाइट है, जो कि आप स्पेस में भेज रहे हैं, जिसमें आप एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे। तो अभी तक जो हम लोग मिशन कर रहे हैं उसमें हम लोग एस्ट्रोनॉट्स को नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग एक मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन भेज रहे हैं, उसमें यही जो रोबोट है, वुमेन एस्ट्रोनॉट रोबोट व्योम मित्र इसका नाम है, ये भी साथ में ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सूर्य तिलक। सूर्य तिलक क्या है, तो CSIR और CBRI इन्होंने अभी डिज़ाइन किया है सूर्य तिलक। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंसेज और मिरर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और जो अयोध्या में जो टेंपल है, रामलला का जो टेंपल है, उसके फोरहेड पे जो मतलब सर के ऊपर जो यहाँ पे माथा होता है जिसे कहते हैं, उस पर डायरेक्टली जो सनलाइट पड़ती है, अगर आप उसको देखेंगे तो डायरेक्टली सनलाइट पड़ती है। तो उसको किस तरह से करना है उसी को बोला गया है सूर्य तिलक। और इसमें कुछ लेंसेज और मिरर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि डायरेक्टली सनलाइट जो होगी वो उनके माथे पे डायरेक्टली उस पर पड़ेगी, ठीक है। तो इसी को बोला गया है सूर्य तिलक। तो ये आपको इतनी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग मून्स ऑफ सैटर्न। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको एक बार देख लीजिएगा कि अभी सैटर्न के पास करीब 146 मून्स हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी ये जो 62 न्यू मून्स अभी रिसेंटली डिस्कवर किए गए हैं, तो अभी टोटल नंबर ऑफ मून्स याद रखिएगा 146। और मैंने देखा है कि इस टाइप के क्वेश्चन बने हैं एग्ज़ाम में, तो एक बार ये इसको आप ज़रूर नाम ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन। तो जैसा आपको मालूम होगा कि ट्रांस फैट एक जो खाने में ऐसा फैट होता है जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो उसको हटाने का, एक एलिमिनेशन करने का एक ग्लोबल एफ़र्ट हो रहा है। इंडिया में भी काफ़ी एफ़र्ट हो रहा है, और कई चीज़ों में अगर आप पैकेट के पीछे देखेंगे तो ट्रांस फैट पे वहाँ पे लिखा रहता है कि ट्रांस फैट 0 है, ठीक है। और अगर यहाँ पे कुछ और लिखा रहेगा, लाइक 1 अगर लिखा रहेगा या 2 कोई और नंबर लिखा रहेगा, तो उस प्रोडक्ट को आप मत लीजिएगा, क्योंकि वो जो ट्रांस फैट उसमें अवेलेबल रहेगा और वो शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो WHO ने अभी कुछ सर्टिफिकेट अभी अवार्ड किए हैं ऐसे कुछ कंट्रीज़ को जिन्होंने ट्रांस फैटी एसिड को एलिमिनेट किया है इंडस्ट्रियली, ठीक है। जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड होते हैं ट्रांस फैटी एसिड, उसको एलिमिनेट किया है। तो इस टाइप से 5 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसको WHO ने सर्टिफिकेट दिया है, ठीक है। जब आप कुछ काम करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो इसी तरह WHO ने भी एक सर्टिफिकेट दिया है। और ये कौन सी कंट्रीज़ हैं इसमें आप देख लीजिएगा, डेनमार्क है, ल्यूथीनिया है, पोलैंड है, सऊदी अरेबिया है और थाईलैंड है, ठीक है। और इसको लॉन्च किसने किया था, WHO ने, ठीक है। तो ये आप बस एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो ट्रांस फैट का जो टारगेट है, WHO ने जो ट्रांस फैट का टारगेट है
मतलब ये जो WHO की जो इनिशिएटिव है जहाँ पे वो ट्रांस एलिमिनेट करेंगे ट्रांस फैट, उसका नाम है रीप्लेस इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। ये रीप्लेस इनिशिएटिव किसका है ये भी आपको याद रखना है। रीप्लेस इनिशिएटिव जो है ये WHO का इनिशिएटिव है, जिसमें हम लोग किसको हटा रहे हैं, ट्रांस फैटी एसिड को हटा रहे हैं। ठीक है, एलिमिनेट कर रहे हैं। तो ये आपको इतनी चीज़ें इसमें आइडिया होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग का जो इसमें टॉपिक है वो है स्पेस एक्स ने अभी GSAT-20, जो कि इंडिया का GSAT-20 है। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है। GSAT जब आप सुनेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, मतलब जिससे हम लोग इंटरनेट और जो फ़ोन्स के टावर्स होते हैं उससे जो हम लोग सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं वो होता है GSAT। ठीक है, तो GSAT जब भी आप सुनेंगे तो ये समझिएगा कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो इसको अभी जो इसरो की जो कमर्शियल आर्म है NSIL, ठीक है, इसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसने अभी GSAT-20 को स्पेस एक्स का एक रॉकेट है, इसका नाम है फैल्कॉन 9 रॉकेट। ठीक है, तो इसके थ्रू अभी वहाँ पे भेजा है, इसको स्पेस में भेजा है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो GSAT-20 के जो रॉकेट्स है वो काफ़ी हैवी होते हैं। ठीक है, हैवी होते हैं, और फैल्कॉन जो 9 रॉकेट है उसके पास ही कैपेबिलिटी है कि इस टाइप के जो हैवी सैटेलाइट्स हैं इनको स्पेस में भेज सकें। ठीक है, तो इसलिए उसको वहाँ से भेजा गया है। तो बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है आपका WHO प्री क्वालिफाइज अ सेकेंड मलेरिया वैक्सीन। तो आपको बस ये नाम याद रखना है कि R21 मैट्रिक्स M ये एक मलेरिया वैक्सीन है, और इसको डेवलप किसने किया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसको ये सेकेंड मलेरिया वैक्सीन की तरह अभी WHO ने इसको प्री क्वालिफाई कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि गूगल का एक प्रोजेक्ट जेमिनी नाम का उनका एक प्रोजेक्ट है जिसमें उन्होंने लॉन्च की। इसमें ये क्या है, एक AI है, बेसिकली एक AI है। अगर आप अपने फ़ोन में भी आप ये जेमिनी का यूज़ कर सकते हैं। एक AI टूल है, जैसे कि ChatGPT होता है वैसे ही एक जेमिनी भी है। ठीक है, इसमें ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर पाएगा जेमिनी। ठीक है, तो आपको इस नाम याद रखना है कि अगर आप क्वेश्चन में आता है कि जेमिनी किसके द्वारा किसका प्रोजेक्ट है, तो ये गूगल का है। हो गया। देन ग्रीन रोबोटिक्स अनवील्स ऑटोनॉमस एंटी ड्रोन सिस्टम। ठीक है, तो ये ग्रीन रोबोटिक्स एक बार देख लेते हैं। इंद्रजाल नाम का जो फर्स्ट AI पावर्ड एंट्री ड्रोन सिस्टम है, इसको हैदराबाद के ग्रीन रोबोटिक्स ने इसको भी बनाया है, और ये कंट्री के जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है इसमें इसको काम आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंद्रजाल के बारे में, ये AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम है। ठीक है, एंटी ड्रोन सिस्टम, और इसको बनाया किसने है, ग्रीन रोबोटिक्स। ठीक है, तो एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा आइडिया रखिएगा इंद्रजाल क्या चीज़ है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हानले ऑब्जर्वेटरी। तो ये हानले ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है, ये है लद्दाख में। कहाँ पे, माउंट सरस्वती जो कि हानले में है। तो आपका ऐसा कुछ एक ज्योग्राफी टाइप का भी इसमें क्वेश्चन दिख जाएगा कि ये माउंट सरस्वती कहाँ पे है, तो ये आपको मिलेगा लद्दाख में। और यही लद्दाख में आपको ये हानले ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था बाई इन 2001। ठीक है, ये स्मॉल छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, यही मैं आपको बताना था। नेक्स्ट आपका फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ, जिसका नाम है माया। ठीक है, तो ये बस याद रखिएगा। और इसको किया किसने है, चाइना ने। एक चाइना की जो जीन फर्म है सीनोजेन बायोटेक। तो ये नाम आपको याद नहीं रखना है, बस आपको ये नाम ये याद रखिएगा कि माया क्या चीज़ है, ये एक वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ है। ओके, जो कि क्लोन्ड है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पाईबॉट। तो पाईबॉट क्या है, एक ह्यूमनाइड रोबोट है। ठीक है, पाईबॉट इज़ अ ह्यूमनाइड रोबोट, इसको कोरिया ने बनाया है। ओके, कोरिया ने इसको बनाया है। ये फर्स्ट ह्यूमनाइड पायलट है। ओके, पायलट, इसलिए इसका नाम रखा गया है पाईबॉट। ओके, सो ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक के
वन लाइनर टाइप के जो करंट अफेयर्स थे। और यहाँ पे इसके साथ आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पूरा पोर्शन है, ई दृष्टि करंटली मतलब ई दृष्टि के जो करंट अफेयर मैगज़ीन में जो साइंस एंड टेक का पोर्शन है, यहाँ पे अब आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस पूरे पोर्शन को आपने अब पढ़ लिया है, तो इसको आप कई बार, एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करिएगा, पढ़ते जाइएगा। और हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके साथ। अब नेक्स्ट जो हम लोग इसमें कवर करेंगे वो होगा आपका एनवायरमेंटल अफेयर्स, ठीक है। तो अब एनवायरनमेंट की बारी है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। और अगर हम लोग इस वीडियो में इसे ख़त्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा होने वाला है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग इसको एक एक करके पढ़ते रहिएगा, कहीं पे ब्रेक मत लीजिएगा, बिकॉज़ ये एक उसमें चल रहा है, स्ट्रीमलाइन होके चल रहा है। और ये लेक्चर्स जो होंगे आपको कहीं पे भी इसको ड्रॉप नहीं करना है, एक एक करके आप पढ़ते जाइए और अपना टाइम लीजिए, जब आपको समझ में आए तब पढ़िए, लेकिन इसको कहीं पे स्किप मत करिएगा, ठीक है। एंड तक ज़रूर पढ़िएगा और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एनवायरनमेंट में, आपके स्टडी में, आपके एग्ज़ाम्स के लिए, ओके। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपने इसको अगर किसी को ज़रूरत है इसकी, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और कुछ कमेंट अगर आपके हों, कुछ आपके सजेशन हो या आपके कुछ क्वेरीज़ हों, तो प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंटल अफेयर्स। तो ये एनवायरमेंटल अफेयर्स में कुछ आपको रिपोर्ट्स होंगी इम्पॉर्टेंट, और कुछ डेज़ होते हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। थीम्स इंपॉर्टेंट होती हैं, जो इवेंट्स होते हैं उनके थीम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। सो जो इसमें पहली न्यूज़ है वो है स्टेट ऑफ राइनो 2024 की जो रिपोर्ट आई है। इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें देखनी है कि क्या क्या है। सो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने इसको अभी पब्लिश किया है। तो ये पहली चीज़ आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने इसको पब्लिश किया है और ये राइनो डे पे इसको पब्लिश किया गया है। और आपको ये डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी, सितंबर 22, ठीक है। तो 22 सितंबर क्या होता है, राइनो डे होता है, ठीक है। राइनो डे कब मनाया जाता है, 22 सितंबर। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि राइनो डे कब मनाया जाता है। इससे पहले डॉल्फिन डे भी आ चुका है एग्ज़ाम में, ठीक है। एलिफेंट्स डे, टाइगर डे, ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कि कब होता है, इनकी डेट इम्पॉर्टेंट होती है, ओके। और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें फाइंडिंग्स इसमें हुई थी। तो कुछ वाइट राइनो के ऊपर देखिए क्या इन्फॉर्मेशन है कि जो इनकी IUCN जो स्टेटस होता है ये है नियर थ्रेटेंड, ठीक है। नियर थ्रेटेंड है ये, इनका आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है ये, वाइट राइनो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है ये आपका आ जाएगा ब्लैक राइनो। तो ब्लैक राइनो जो होता है इसका IUCN स्टेटस होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। ये अभी करेंटली क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और ये 12 कंट्रीज़ में, जो कि अफ्रीका के जो 12 कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये ब्लैक राइनो आपको मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो। तो अगर आपने इन्वायरमेंट की अगर आपने पढ़ा होगा स्टैटिक्स में, तो कई सारी जो स्पीशीज़ होते हैं उनकी स्पीशीज़ की भी कई वैरायटी होती हैं। तो इसमें आपको राइनो की जो वैरायटीज़ हैं ये अब मैं आपको बता रहा हूँ। एक हो गया आपका वाइट राइनो, एक हो गया आपको ब्लैक राइनो, नेक्स्ट है आपका ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। और इसका भी आपको IUCN स्टेटस याद रखना है कि ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, ओके। और ये आपको कहाँ पे मिलता है, इंडिया और नेपाल में, ठीक है। इंडिया और नेपाल में ये मिलेगा। और इंडिया, भूटान और नेपाल, ठीक है। तो ये 3 कंट्रीज़ में आपको ग्रेटर वन हॉर्न राइनो आपको यहाँ पे मिलेंगे और इसका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल, ओके। नेक्स्ट आता है आपका जावन राइनो। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कि जावा जो कंट्री है, जावा है सुमात्रा, जो कि वहाँ पे आपको इसको मिलेगा, जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है। और इसका जो IUCN स्टेटस है वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो अभी ये सिर्फ इंडोनेशिया में ही पाया जाता है और इससे पहले ये जो वियतनाम में
2011 में ही एक जो लास्ट जावन राइनो था वहाँ पे, वो उसकी डेथ हो गई थी। तो अभी सिर्फ ये इंडोनेशिया में ही ये मिलता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सुमात्रन राइनो। तो हमने जावन देखा, इस तरह एक सुमात्रन राइनो होता है और इसका जो IUCN स्टेटस है ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है। ओके, तो आपको ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाले सारे आपको याद रखने हैं कि ब्लैक राइनो, जावन राइनो और सुमात्रन राइनो, ये तीनों क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं और ये भी आपको इंडोनेशिया में ही मिलेगा। ठीक है, सुमात्रन राइनो अभी आपको इंडोनेशिया में ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्ल्ड ओजोन डे के ऊपर। तो पहली बात आपको याद रखना पड़ेगा कि आखिर ओजोन डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, और इसकी जो थीम थी इस साल की, उसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये थीम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद करके ही जाना है। ओके, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी आपको बता रहा हूँ, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इसको बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं फोर्थ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीट एंड एक्सपो री इन्वेस्ट 2024। तो ये जो री इन्वेस्ट होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है, री इन्वेस्ट 2024। ओके, बस इसमें आपको और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं रखना है। इसमें देखिए री इन्वेस्ट का मतलब सिंपली यही है कि हमारा जो एक प्लेज है कि हमें 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल करना है बाय 2030। तो इसी चीज़ को अचीव करना है, तो उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो यही इन्वेस्टमेंट जो है री इन्वेस्ट में यही सब चीज़ों की बात होती है। ओके, तो इसमें हमें बस यही याद रखना है। तो हम लोग अभी फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री हैं ग्लोबली इन इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। ठीक है, तो हम अभी फोर्थ लार्जेस्ट हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा कि कौन से रैंक है हमारी पूरे वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी से जो हम लोग बिजली बनाते हैं उसके लिए, उसके अंदर में। ठीक है, तो हम लोग फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री हैं। और ये जो मिशन है, जो हमारा जो टारगेट है 500 गीगावाट को हमने करना है बाई 2030। ओके, सो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जल संचय जल भागीदारी इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको किया है। इसको कहाँ पे लॉन्च हुआ था, बस ये आप याद रखिएगा, सूरत गुजरात में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जल संचय जल भागीदारी इनिशिएटिव, इसका मतलब सिंपली आप ये समझिएगा कि लोगों के साथ काम करके वाटर को कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, इसमें हमें कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग को यूज़ करना है और कम्युनिटी पार्टनरशिप करनी है, ओनरशिप करनी है। तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि कहाँ पे लॉन्च हुआ है, सूरत गुजरात में लॉन्च हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव। ठीक है, मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव। ओके, तो ये जो ये जो प्लांटेशन ड्राइव हुई है, तो इसमें 17 लाख पेड़ ऐसे लगाए गए हैं। जब ये प्लांटेशन ड्राइव होती है तो आपको उसमें दिखाई देगा कि कुछ पेड़ों का वहाँ पे लगाया गया है। और ये जो पेड़ लगाने हैं ये किसके अंडर में लगाने गए हैं, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम। ओके, तो ये है आपको बस इतना ही इसमें याद रखना है। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, तो इसमें बस अब ये ना एक बार याद रख सकते हैं कि 17 लाख ऑयल पाम के सैपलिंग्स लगाए गए हैं। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडियाज़ फर्स्ट टील कार्बन स्टडी अंडरटेकन एट द क्यूलादियो नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये एक बार देख लेते हैं क्या है। देखिए, क्यूलादियो नेशनल पार्क आपको पहले समझना पड़ेगा कहाँ पे है। ये है राजस्थान में। ठीक है, ये एक चीज़ याद हो गई। नेक्स्ट है आपका इसमें क्या है, टील कार्बन जो स्टडी हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, आपका क्यूलादियो नेशनल पार्क में। और वहाँ पे वेटलैंड कंजर्वेशन के ऊपर बात हुई है, जहाँ पे जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है वेटलैंड्स क्लाइमेट एडाप्टेशन और रेजिलियंस में। ठीक है,
तो ये चीज़ आप इसमें याद रखिएगा। टील कार्बन के बारे में एक बार देख लेते हैं क्या चीज़ होता है। टील कार्बन रिफर्स टू कार्बन स्टोर्ड इन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स, ठीक है, नॉन टाइडल फ्रेश वाटर wetlands encompassing carbon sequestered in the vegetation, microbial biomass, dissolved and particulate organic matter। तो जैसा आपको पता होगा कि वेजिटेशन में, बायोमास में काफ़ी कार्बन स्टोर होता है, तो इसी के ऊपर स्टडी हुई है। टील कार्बन इसे कहा जाता है, ठीक है। एज अपोज टू टील कार्बन, ब्लैक एंड ब्राउन कार्बन आर प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाई इनकम्बस्टिबल कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो जैसे कि आपको पता होगा एक ब्लैक कार्बन होता है, जो कि जैसे अगर आप जो गाड़ियाँ जो चलती हैं, व्हीकल्स जो होते हैं, उससे ब्लैक कार्बन और ब्राउन कार्बन निकलता है। यानी जब जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जब उसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जब वो ठीक से नहीं जल पाता है, तब ब्लैक कार्बन और ब्राउन कार्बन इन्वायरमेंट में रिलीज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन जब टील कार्बन की बात होती है, तो टील कार्बन कहाँ से निकलता है? जो वेजिटेशन होती है, जो प्लांटेशन होती है, जो वेटलैंड्स होते हैं, वहाँ पे जो वेजिटेशन होती है, उसमें जो कार्बन स्टोर्ड रहता है, पहले से जो कार्बन स्टोर्ड रहता है, जब वो निकलता है बाहर, तो उसको बोला जाता है टील कार्बन, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ब्लैक कार्बन के बारे में, ब्राउन कार्बन के बारे में, और एक होता है टील कार्बन के बारे में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बस आपको एक बार याद रखना है, ठीक है। तो इसी चीज़ की अभी स्टडी हुई है, कहाँ पे? क्यूलादियो नेशनल पार्क में, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। तो नाम भी आप याद रखिएगा, क्यूलादियो नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेशनल सेमिनार ऑन सस्टेनेबल लाइवलीहुड, रूरल लाइवलीहुड, ठीक है। तो ये जो नेशनल सेमिनार है, ये किसने पहली बात कराया है? नीति आयोग ने इसको कराया है, ओके। तो इसमें ये सेमिनार है, तो ये सेमिनार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडियाज़ 3 मोर वेटलैंड एडेड टू द रामसर स्टेट लिस्ट। तो जो रामसर स्टेट लिस्ट होती है, वो आपको मालूम होगा कि ये वेटलैंड से रिलेटेड होती है। ये जो इंडिया में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स होते हैं, जिनको कंजर्वेशन जिसको नीडेड होता है, उनको ये साइट्स को लिस्ट करते हैं और फिर उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी इसी लिस्ट में 3 नए वेटलैंड्स को ऐड किया गया है, ठीक है। तो आपको ये वेटलैंड्स का एक बार आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वेटलैंड्स का नाम पूछा जाता है कि किस स्टेट में ये बिलोंग करते हैं, ओके। तो इसमें जो अभी इंडिया के पास टोटल जो वेटलैंड्स हो गए हैं 85 हो गए हैं, ठीक है। तो नाम, ये नंबर अभी चेंज हो रहा है, तो अभी आप करेंटली याद रखिए कि 85 है। और ये 3 कौन से नए साइट हैं? तो एक है नंजरायन बर्ड सेंचुरी, एक है काजुविली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, और एक है तवा रिजर्वायर मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये 2 बर्ड सेंचुरी हैं जो कि तमिलनाडु में है, और एक तवा रिजर्वायर है जो कि मध्य प्रदेश में है, ओके। इसके बाद आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, यानी टोटल 18 ऐसे वेटलैंड साइट्स अभी लिस्ट किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको इंडिया में अभी तमिलनाडु नंबर 1 पे है, और उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। तो ये जो 10 उत्तर प्रदेश की साइट्स है, इसको एक बार आपको ज़रूर पढ़ना है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये साइट्स हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है, नंजरायन बर्ड सेंचुरी आपका तमिलनाडु में है, कजुवेली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, और तवा रिजर्वायर आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसके बारे में जो डिटेल्स हैं, ये आप इसको छोड़ सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं रखना है, बस आप नाम याद रखिए, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, ओके। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, पहली बात आप याद रखिएगा कौन रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ करता है येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल। तो मतलब आप समझिए कि येल नाम की जो यूनिवर्सिटी है वो करती है, और इसके अलावा कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वो करती है, ठीक है। और इसके सपोर्ट है मैकॉल मैकबेन फाउंडेशन, आप इसको छोड़ सकते हैं। तो अब इसमें येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ये 2 नाम याद रखिए। ये रिपोर्ट रिलीज़ करती है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद रखिएगा कौन इसको रिलीज़ करता है, ओके।
तो इसमें अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक बार देख लेते हैं। एमिशंस इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकॉनमीज आर आइदर फॉलिंग टू स्लोली, जैसे कि यूएस, और स्टिल राइजिंग, जैसे कि चाइना, इंडिया और रशिया। तो जो एमिशन है वो कहाँ पे कम हो रहा है, मतलब कहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहा है, वो है यूएसए। और कहाँ पे तेज़ी से बढ़ रहा है वो है चाइना, इंडिया और रशिया। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पे तेज़ी से एमिशन बढ़ रहा है, और कहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहा है वो है यूएसए। ओके, तो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसके अलावा आप इसमें क्या इसमें एक चीज़ और है कि द इसमें इसमें 5 ऐसे कंट्रीज़ का नाम लिखा हुआ है: एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, टिमोर लेस्टे एंड यूनाइटेड किंगडम्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, कट देयर जीएचजी एमिशन एट द रेट नीडेड टू रीच 0 बाई 2050। तो ये 5 कंट्रीज़ ही ऐसी हैं जिन्होंने अभी नेट ज़ीरो का जो एमिशन रेट है बाय 2050 उसके लिए कुछ काम किया है। अदरवाइज़ बाकी जगह पे ऐसा काम नहीं हो रहा है। द कंट्रीज़ आर फॉलिंग इन मोर कंट्रीज़। ठीक है, तो जो जीएचजीज एमिशंस हैं उसको कम करने में कई सारी कंट्रीज़ अभी हैं वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं। तो बस इसमें आप यही चीज़ आप इसमें याद रखिएगा, आप ये भी स्किप कर सकते हैं। ओके, ओके, सो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ईपीआई रैंक, यानी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में किसकी क्या रैंक आई है। तो सबसे ज़्यादा स्कोर मिला है इस्टोनिया को। ठीक है, तो ये अब याद रखिएगा इस्टोनिया, क्योंकि ये नाम आपको जल्दी सुनने में नहीं आएगा कि किसी कंट्री ने फर्स्ट रैंक, मतलब इस्टोनिया ने फर्स्ट रैंक इस पर्टिकुलर इंडेक्स में लाया है। ज़्यादातर आपको नॉर्डिक कंट्रीज़ दिखेंगे, स्वीडन दिखेगा, फिनलैंड दिख जाएगा, ओके, या फिर आपको ग्रीनलैंड दिख जाएगा। तो लेकिन आपको इस्टोनिया याद रखना है, और इसके बाद इंडिया की परफॉर्मेंस याद रखनी है कि इंडिया की रैंक है 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का जो रैंक है काफ़ी ख़राब है, और ये आपको इतनी चीज़ याद होनी चाहिए। तो इंडिया की रैंक और फर्स्ट पे कौन है ये रैंक आपको इस पर्टिकुलर चीज़ में याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये रिलीज़ कौन करता है, SDSN। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क नाम की जो संस्था है वो ये यूनाइटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट को रिलीज़ करता है। और इसमें आप याद देख सकते हैं कुछ मेजर फाइंडिंग्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि जो ओनली 16% ऑफ द SDGs टारगेट आर ऑन ट्रैक टू बी अचीव बाई 2030। तो ये आप मेंस में ज़्यादा इसमें काम आएगा कि 2030 तक सिर्फ 16 कंट्रीज़ ही 16% ही टारगेट SDG के टारगेट्स पूरे हो पा रहे हैं। ठीक है, और ये सब सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में मतलब मेंस के एग्ज़ाम में ये पॉइंट्स आप डाल सकते हैं अपने आंसर को प्रूव करने के लिए। अदरवाइज़ ये आपको प्रीलिम्स के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट आपको बस ये याद रखना है कि ये कौन रिलीज़ कर रहा है। ओके, इंडिया का इसमें जो रैंक है वो आप ये देख लीजिएगा, 109th रैंक आपको इसमें मिला है। और इसमें आप देख लीजिए जो नॉर्डिक कंट्रीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्डिक कंट्रीज़ जो होते हैं ज़्यादातर फर्स्ट रहती हैं। तो फिनलैंड यहाँ पे फर्स्ट रैंक है, उसके बाद है स्वीडन और उसके बाद है डेनमार्क। ठीक है, तो बस ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप याद रखेंगे। और बॉटम 3 कंट्रीज़ भी आप देख सकते हैं, साउथ सुडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड शैड। ठीक है, शैड। तो ये आपका इस रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कौन फर्स्ट आया है, कौन सेकंड आया है और किसने इसको रिलीज़ किया है, और इंडिया की रैंक क्या है, ये सारी चीज़ें बस इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप इसको देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024। ठीक है, तो ये कहाँ पे अभी हुआ है, ये हुआ है बाकू अज़रबैजान में। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है, बाकू कहाँ पे है, अज़रबैजान का, बैजान नाम का जो कंट्री है वहाँ पे है। ओके, तो ये बॉन क्लाइमेट
ओके। अच्छा सॉरी, इसमें मैंने गलत बता दिया आपको कि जो बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ है ये अभी बॉन जर्मनी में हुआ है, और जो COP29 होने वाला है ये एक्चुअली में बाकू अज़रबैजान में होगा। तो ये आपको आपको पढ़ना है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगेन ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके मेन से रिलेटेड हैं, तो ये आप इसको स्किप कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है, बॉन जर्मनी में हुआ है। और COP29 जो एक इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होता है हर साल, वो इस साल का 29 का नवंबर में भी कहाँ पे होगा, बाकू अज़रबैजान में होगा, ठीक है। तो ये आप इसमें याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ATCM 46 मीटिंग, ठीक है। तो ये ATCM 46 मीटिंग क्या है, तो ये ATCM यानी हो गया एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीट, और ये कहाँ पे हुआ है, कोची केरला में ये हुआ है, ओके। और ये 46 नंबर का है, बस आपको ये याद रखना है। और इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी तो मैं आपको देख लेता हूँ एक बार, नहीं, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ आप याद रखिए कि कहाँ पे ये होने वाले है, उससे ज़्यादा कुछ और आपको इम्पॉर्टेंट आपको इसमें नहीं है जो कि प्रीलिम्स में ऐसा आए, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फूड वेस्ट इंडेक्स 2024, ओके। सो इसमें क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। स्टैटिक्स आर स्टैजरिंग अप टू 783 मिलियन पीपल जो हैं ये अभी भी हंगर 2022 में अभी भी हंगर को फेस कर रहे हैं, तो ये चीज़ रिपोर्ट में दी गई है, ठीक है। 783 मिलियन, अगेन ये सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ये रिलीज़ किसने की है BCA देख लीजिएगा, ये रिलीज़ की है यूनेप ने, और रैप यानी WRAP वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम, ये UK की नॉन बेस्ड NGO है, इसने इसको रिलीज़ किया है। तो ये एक बार ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन की जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है वो इसने इसको रिलीज़ किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्या नाम है इसका, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है। बाकी चीज़ें अगेन ये एक मेंस के इम्पॉर्टेंट है, तो इसको मेंस में अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे और इसको लिखेंगे तो आप काफ़ी मार्क्स इसमें फेच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का जियो पार्क्स टू द ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क, ओके। सो 18 ऐसे नए साइट्स अभी इंक्लूड किए गए हैं यूनेस्को की जो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क है। तो एक बार इसको देख लेते हैं क्या क्या है। द न्यू जियो पार्क्स आर सिचुएटेड इन ब्राज़ील, चाइना, क्रोएशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, ठीक है। तो ये इस कंट्रीज़ में कुछ नए पार्क अभी आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसको आप छोड़ सकते हैं कि इसको कंट्री आपको याद नहीं रखना है। और इसमें एक एडिशनल न्यू ट्रांस बाउंड्री जियो पार्क है जो कि बेल्जियम और नीदरलैंड, किंगडम ऑफ नीदरलैंड। तो ट्रांस बाउंड्री यानी दो कंट्रीज़ के बीच में भी एक ऐसा एरिया को अभी इसमें किया गया है, लिस्ट किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि बेल्जियम और नीदरलैंड्स के बीच में है, ओके। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। तो ये काफ़ी रिपोर्ट और इंडेक्स है इस पूरे सेक्शन में, तो ये हमें एक बार देखते चले जाना है कि इसमें किसने इसको रिलीज़ किया है। अगेन हम इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही इसमें हाईलाइट करेंगे। तो इसमें ये जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है ये अभी रिलीज़ किया है, और इसकी थीम थी एनर्जी ट्रांजिशन थ्रू इलेक्ट्रिफिकेशन एंड डीकार्बनाइजेशन इन इंडिया, ओके। सो इसमें कुछ फ्रंट रनर की कैटेगरीज़ होती हैं जिनको 60 के ऊपर मार्क्स मिलता है, उनको फ्रंट रनर की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, हमें अचीवर कैटेगरी देखना है क्योंकि इसमें कौन सा स्टेट आता है, यूपी, ओके। सो यूपी जो है वो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में यूपी की किस कैटेगरी में है, वो है अचीवर कैटेगरी में, ओके। तो ये आपको बस इतनी चीज़ मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। अगेन ये यूनाइटेड नेशन की है और इसको कौन रिलीज़ कर रहा है, यूनेस्को कर रहा है, ओके, ऑन बिहाफ ऑफ यूनाइटेड नेशन वाटर, ओके। और ये रिलीज़ कहाँ पे हुई है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगेन ये सारा इन्फॉर्मेशन आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अभी स्किप कर दीजिए। आप बस इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़िए ताकि आपको सिर्फ एग्ज़ाम आपको जो क्लियर हो जाए उतनी इन्फॉर्मेशन आपको इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये क्या है, देखिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अभी मोदी जी ने अभी इसको
अप्रूव किया है कि ये एक ऐसा इस्टेब्लिशमेंट मतलब ऐसा बनाया जाए, तो ये इंडिया का है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनेगा, इंडिया में ही बनेगा अगेन। और इसका बजट क्या है 150 करोड़। तो ये जो इंटरनेशनल नाम सुन के आप ऐसा मत करिए कि ये कहीं और पे है, ये एक्चुअली इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है और इंडिया का ही ये इंडियन मतलब इंडिया ने ही इसको स्टार्ट भी किया है। ओके, सो इसमें जो बिग कैट्स होते हैं यानी कि जो जैसे कि जगुआर हो गया, पूमा हो गया, तो इन कंट्रीज़ कहाँ कहाँ पे आपको ये मिलेंगे, उनको प्रिजर्व करने के लिए उन कंट्रीज़ के साथ आप एक कोलैबोरेशन करते हैं, कोएलेशन करते हैं। तो इसमें यही चीज़ लिखा हुआ है, मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोएलेशन ऑफ 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज़। ठीक है, तो 96 कंट्रीज़ इसमें ऑलमोस्ट इंक्लूडेड हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनेगा, इंडिया में ही बनेगा। ठीक है, और ये इंडिया का ही प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया ही इसमें 150 करोड़ अगले 5 साल तक सपोर्ट करेगा, इससे बजट रखेगा। ओके, सो इसके बाद की जो करंट अफेयर्स में इसमें जो चीज़ें हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। काफ़ी चीज़ें हैं इसमें क्योंकि ये लंबा इसमें होता है, तो हम लोगों ने अब तक काफ़ी चीज़ें इसमें ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो मैं ये वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ ताकि हम लोग आगे अगले वीडियो में बाकी चीज़ें इसमें हम लोग देख सकें। सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आपको अगर प्रिपरेशन में हेल्प कर रही हैं तो हम ऐसे ही कंटेंट और भी लाते रहेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन रहे, इजी रहे और आपको पढ़ने में भी मज़ा आए और आपको ईज़िली सब चीज़ें रिकॉल होते रहें। ठीक है, तो हम ऐसी चीज़ें इसमें इंक्लूड करते हैं अपने वीडियोस में, जिससे हम आपको काफ़ी हैक्स बताते हैं, चीट कोड्स बताते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन ईजी हो सकती है। ओके, सो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।